हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है टर्मिनल वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में तो हर कोई जानता है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब फिजिक्स में बताया जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ आपको एक चीज क्लियर पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, नेट सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होगा कांस्टेंट वेलोसिटी। और ये टर्मिनल वेलोसिटी हमको निकालनी है एक स्फीयर की, और उस स्फीयर को विस्कस लिक्विड के अंदर हमने छोड़ा हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं। आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक कंटेनर के अंदर विस्कस लिक्विड भर के रखा हुआ है, और इस विस्कस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा। हम स्फीयर की दो अलग अलग पोजीशन पे लगने वाले फोर्सेस की बात करेंगे। पहले आप देख सकते हो कि स्फीयर मैंने लिक्विड के अंदर फुल्ली इमर्स्ड करके रखा हुआ है, बट मैंने अभी उसको छोड़ा नहीं है। अगर मैंने स्फीयर को छोड़ा नहीं है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो बताइए उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन से होंगे? एक उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपको यह पता है कि जब कोई स्फीयर लिक्विड के अंदर फुल्ली इमर्स्ड हो या पार्शियली इमर्स्ड हो तो उसके ऊपर ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक फोर्स ऑफ बायोन्सी लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। थोड़े टाइम के बाद जब हम स्फीयर को छोड़ देंगे तो वो स्फीयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, यानी नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो आइए उसकी सेकंड पोजीशन पे लगने वाले फोर्सेस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि जब ये स्फीयर इधर आएगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ बायोन्सी तो अभी भी लग रहा है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होते। बट एक नया फोर्स इसके ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा, और उस फोर्स को नाम दिया जाता है विस्कस फोर्स। और ये विस्कस फोर्स लगने का रीजन क्या हो सकता है? तो वो रीजन उसका फॉर्मूला ही हमको दिखा देगा, और ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में v वेलोसिटी से मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पे एक विस्कस फोर्स लगेगा। तो बताइए कौन सा फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट हुआ? वेलोसिटी पे डिपेंडेंट फोर्स हो गया विस्कस फोर्स। तो बताओ जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो कौन सा फोर्स वेलोसिटी के साथ बढ़ता जाएगा? जो फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होगा। तो बताइए कौन सा फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है? वेलोसिटी पे डिपेंडेंट फोर्स है विस्कस फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट और फोर्स ऑफ बायोन्सी वेलोसिटी के साथ इंक्रीज नहीं होंगे, बट विस्कस फोर्स वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होता जाएगा। धीरे धीरे वो फोर्स इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि ये जो विस्कस फोर्स है वो इंक्रीज होता जाएगा। क्या एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि फोर्स ऑफ बायोन्सी तो कांस्टेंट ही है, विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि विस्कस फोर्स और फोर्स ऑफ बायोन्सी इन दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाए? वेट के बराबर हो जाए। तो वो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैंने यहां पे इक्वेशन लिखी हुई है कि जब विस्कस फोर्स और फोर्स ऑफ बायोन्सी, और ये दोनों फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, अगर ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए तो हम बता सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया? 0। जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, यानी नेट फोर्स 0 हो गया। अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो इसके बाद वाली मोशन ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मानी जाएगी, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को नाम दिया जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी।
तो आइए टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी निकाल देते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा? क्या होगा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला? 6 पाई ईटा आर वी प्लस फोर्स ऑफ बायोन्सी कैसे निकालते हैं? लिक्विड ने जितना भी वाटर डिस्प्लेस्ड किया होगा उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर फोर्स ऑफ बायोन्सी लगेगा। तो वह मैं बोल देता हूं वो वेट ही है, बट किसका वेट? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और W क्या है बच्चों? W है ऑब्जेक्ट का वेट, और वो किसके बराबर होगा? mg। तो यहां पे मैं लिख देता हूं m क्या है? व्हाट इज m? m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और m डैश क्या है? m डैश है मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये है बच्चों m डैश। आइए और आगे देखते हैं। तो 6 पाई ईटा आर वी। अच्छा, कितना मास डिस्प्लेस्ड हुआ? तो मास की जगह हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो मास निकालने का इजी वे होगा। तो डेंसिटी इंटू लिक्विड इंटू जी, और यहां पे भी मास की डेफिनेशन क्या होती है? डेंसिटी, सॉरी यहां पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और यहां पे भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। क्या ये डेंसिटी वॉल्यूम और ये डेंसिटी वॉल्यूम सेम है? तो उसका आंसर ये होगा, अगर यहां पे मास लिक्विड डिस्प्लेस्ड का है तो डेंसिटी भी लिक्विड की होगी, और यहां पे जो मास है, ये मास जो है वो ऑब्जेक्ट का है, तो यहां पे डेंसिटी ऑब्जेक्ट की होगी। यहां पे डेंसिटी होगी बच्चों लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और यहां पे डेंसिटी होगी ऑब्जेक्ट की। क्या वॉल्यूम सेम होगा? जी हां, वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि जितने वॉल्यूम का स्फीयर इमर्ज्ड होगा उतना ही तो वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस्ड होगा। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये दोनों इक्वल होंगे। आइए, 6 पाई ईटा आर वी दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी, प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, and that will be equal to density of object 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी। आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम बोथ साइड इक्वल है। क्या कुछ कैंसल हो रहा है? यस, पाई पाई और पाई कैंसल हो जाएंगे। तो क्या होगा रिमेनिंग इक्वेशन? रिमेनिंग इक्वेशन होगी 6 ईटा आर वी प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड r क्यूब G, that will be equal to density of object 4/3 R cube G। यहां पे भी बच्चों ये 4/3 रिमेनिंग है, 4/3। क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों? यस, यहां से एक R कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे R², और यहां से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे भी R²। आइए इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हो जाएगा 6 ईटा वी दैट विल बी इक्वल टू, ये टर्म अगर राइट साइड जाती है तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4/3। क्या दोनों में कॉमन है? यस, 4/3 दोनों में कॉमन है। क्या दोनों में R² कॉमन है? यस, दोनों में R² कॉमन है। क्या दोनों में G कॉमन है? यस, दोनों में G कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां पे क्या रहेगा? यहां पे रहेगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां पे क्या रहेगा? यहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये राइट साइड आ गया तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहां से और कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, यहां से 2 फैक्टर जाएगा और यहां पे 2 जाएगा, तो यहां पे बचेगा 3। तो हमको टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूं तो 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 R² G डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय, ये जो ईटा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन होता है बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी का। और ये एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में कैसे डिराइव करना है वो ये मेथड से समझ आ ही गया होगा। थैंक यू वेरी मच।